तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के ये घटक हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, सरल तरीके से है कि राष्ट्रवाद के घटक। सबसे पहले देखिए कि जो राष्ट्रवाद है, देखिए अब राष्ट्रवाद में क्या होना चाहिए, मूल्य और संविधान, यानी हमारे जो राष्ट्र के मूल्य और एक संविधान होना जरूरी है, तो ही राष्ट्रवाद की भावना बन सकती है। संविधान के साथ साथ देखिए क्या है, हमारे राजभाषा। कौन सी राजभाषा? हिंदी। उसके बाद देखिए राष्ट्रगान, राष्ट्र के प्रतीक, ये सब चीजों से मिलके हमारा राष्ट्रवाद उभरता है। यानी राष्ट्रवाद बनाने में मुख्य भूमिका मूल्य और संविधान है। हमारा संविधान होना जरूरी है, राजभाषा होनी जरूरी है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह अन्य हैं, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे ही क्या होता है, राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। और राष्ट्रवाद के ये महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। तो ये राष्ट्रवाद के घटक थे। अब देखिए विश्व के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना एवं राष्ट्रवाद को विकसित करने में सार्वजनिक विद्यालयों का क्या था, बहुत बड़ा योगदान रहा। हम पीछे भी हमने पढ़ा था ये कि बालक का जब विद्यालय में प्रवेश होता है तब ही से उसका अपने राष्ट्र के प्रति चिन्हों से परिचय करवाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज आदि, प्रतिवेदन, प्रतिदिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का उच्चारण करवाने से बच्चे उसे के साथ साथ अपनापन भी महसूस करने लगते हैं। राष्ट्रहित तथा अपने समुदाय एवं संस्कृति के लोगों की गौरवमयी स्थिति। तो इस प्रकार ये चीजें जो है, यानी कह सकते हैं कि विश्व में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको जो सरकारी जो सार्वजनिक जो विद्यालय, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बच्चों के मन में विद्यालय के यानी बच्चों के मन में प्राथमिक पहली कक्षा से जब ये भावना घर जड़ जाती है, मेरा देश है, जैसे हमारा देश भारत है, राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा जो है, राष्ट्र के गीत हैं, राष्ट्रीय हमारे जो विचारक हैं, राष्ट्रीय समाज सुधार के बारे में बताएं, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे हमारे गांधी जी हो, राष्ट्रीय महापुरुष, इनकी बहुत बड़ी भूमिका जो देश के लिए रही। तो ऐसी भावना जो है वो बच्चों में राष्ट्रवाद को क्या करती है, मजबूत करती है। यानी राष्ट्र की, देश की संस्कृति की गौरवमयी क्रांति, 1857 की क्रांति हो, चाहे हम गांधी जी की दांडी यात्रा हो, या गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका की आजादी में क्या भूमिका रही, तो ये सारी चीजें हमें उस हमारे जो ये आदर्श हैं इसके प्रति क्या करती हैं, हमारी रुचि, हमारी भावना और हमारे देश के राष्ट्र को मजबूत करती है। तो उसके साथ देखिए मजबूत करती है। तो इस प्रकार क्या है कि इतिहास यानी विभिन्न प्रकार की जो गौरवमय स्थिति के बाद इतिहास आदि की जानकारी जब विद्यालयों के माध्यम से दी जाती है तो वे कारगर रूप से सभी को प्राप्त होती है। बालक बालिकाओं के चरित्र निर्माण में भी राष्ट्रीय आदर्श, नैतिकता की शिक्षा मिलने से अपने राष्ट्र की अस्मिता के बारे में जागरूकता बढ़ती है। और हम जानते हैं कि गत 2 शताब्दियों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में भी ऐसा हुआ है। भारत में आजादी के बाद राष्ट्रीयता की शिक्षा राजकीय नीति के आधार पर दी जाने लगी है। तो राष्ट्र की शिक्षा में बहुत बड़ी जो ये भूमिका जो रही है वो महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी देश की राष्ट्र के लिए, विकास के लिए वहां की शिक्षा यानी जो राजकीय शिक्षा नीति है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी शिक्षा नीति को आधार मानकर ही देश की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार क्या है, राष्ट्र राज्यों का जो अस्तित्व और निरंतरता लोकतंत्र के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई राष्ट्र राज्य तभी सबल और सक्षम हो सकता है जब क्या हो, वहां लोकतंत्र पर आधारित रहे। अब हम इसी लोकतंत्र की चर्चा भी करेंगे। तो यानी राष्ट्रवाद के जो निर्धारक तत्व थे, इसमें हम मानते हैं कि शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और शिक्षा के साथ साथ राजकीय विद्यालय जो है इसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने वाले चिन्ह
को एक स्क्रैप बुक में संकलित कीजिए कि प्राथमिक शिक्षा के आधार पर जो हमारे राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हैं। प्राथमिक आधार पर कौन कौन से जागृत करते हैं? जैसे राष्ट्रगीत है, हमारे समाज सुधार के बारे में बताइए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताइए, हमारे चिन्ह, राष्ट्र के चिन्ह हैं, अशोक का सारनाथ स्तंभ है। ऐसी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हम क्या कर प्राप्त करके ये बता सकते हैं कि इस प्राथमिक स्तर पर हम राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर सकते हैं? जागृत कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र एवं शिक्षा। अब देखिए, उद्योगीकरण और राष्ट्र राज्यों की स्थापना के साथ क्या हुआ? लोकतंत्र का विकास हुआ। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत, जो लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति में, विशेषकर उसमें पारित मानव अधिकार विधेयक में अंकित हैं। इससे ये निहित इसमें ये निहित धारणा है कि स्वतंत्र व्यक्ति मिलकर समाज और राष्ट्र को अपने हितों के लिए गठित करते हैं। समाज और राज्य का संचालन न केवल लोगों के हित में हो बल्कि लोगों के द्वारा ही हो, और ये भी कि इस व्यवस्था में हर व्यक्ति के निजी अधिकार सुनिश्चित हो। इसी सिद्धांत को अमेरिका के अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध कथन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन है वो स्पष्ट किया गया है। जानते हो ना बच्चों, जो अब्राहम लिंकन था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति भी बने थे, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर, जो लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, कि लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण परिभाषा थी, महत्वपूर्ण परिभाषा अब्राहम लिंकन की ही मानी जाती है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ये स्पष्ट किया गया। अगर शासन के काम काज में सभी लोगों का भाग लेना है और अपनी भूमिका निभानी है और सभी नागरिकों का शिक्षित होना भी जरूरी है। आधुनिक शासन इतना जटिल है और नीतियों का प्रभाव इतने भिन्न तरीके से लोगों पर पड़ता है कि हर नागरिक को सोच समझकर निर्णय लेना भी जरूरी है। ऐसे में नागरिकों का शिक्षित होना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अति आवश्यक है। अब देखिए कि लोकतंत्र में जो ये हमारी शिक्षा है, कि लोकतंत्र के अंदर जो शिक्षा है, इसमें लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है, इसके साथ साथ क्या नहीं, शिक्षित होना जरूरी है। क्योंकि आज की स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि शिक्षित व्यक्ति है वो ही अपने विकास, अपने अधिकार के बारे में क्या कर सकता है? जानकारी प्राप्त कर सकता है। अन्यथा बहुत ही लोगों का जीना क्या है, बहुत ही असंभव हो पाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र और शिक्षा दोनों है, तो लोकतंत्र और क्या होगा? मजबूत होगा। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहेंगे। जब अपने अधिकारों के प्रति वो जागृत रहेंगे तो ये मान के चलो कि वो शिक्षित होंगे और अधिकारों के प्रति जागृत होंगे, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी और उनके अधिकार का पालन भी किया जाएगा। तो अब देखिए लोकतंत्र के सिद्धांत और नागरिकों की भूमिका व अधिकार। अब देखिए मध्य युग में जो शासन प्रणाली मूल रूप से क्या थी? राजशाही पर आधारित थी, यानी राजाओं का शासन था और राजाओं और सामंतों का बोलबाला था। तो आम लोगों को न तो कोई व्यक्तिगत अधिकार थे, न ही शासन में उनकी कोई भूमिका थी। राजा कानून बनाते थे और लोग उसका पालन करते थे, ऐसी व्यवस्था थी। तो आधुनिक युग में राजशाही राज्य तो बहुत कम बचे हैं, मगर तानाशाही, सैनिक शासन, एक पार्टी शासन आदि आज भी प्रबल। लेकिन पूरे विश्व में लोकतंत्र को एक आदर्श माना जा रहा है और धीरे धीरे हर देश में लोकतांत्रिक प्रणाली क्या लागू हो रही है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की भूमिका क्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग देश विदेश, देश की जनता, नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग होते जा रहे हैं। तो विभिन्न देशों के अंदर जहाँ सैनिक शासन है या एक पार्टी की सरकार है, तो इन सभी देशों के अंदर लोकतंत्र प्रणाली अपनाई जा रही है। तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन जो प्रणालियां हैं उसकी कुछ विशेषता है। उन विशेषताओं में देखिए, पहली विशेषता है लोगों द्वारा शासकों का चुनाव। अब देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं दी गई है उसमें हम पहला विशेषता पढ़ेंगे कि लोगों द्वारा शासकों का चुनाव। लोकतंत्र की एक प्रारंभिक परिभाषा ऐसी हो सकती है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। ये एक उपयोगी शुरुआत है
और ये परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर सकती है। जहां तक हम बात करें कि बिना चुनाव के या सैनिक शक्ति या किसी विशेष वंश में पैदा होने के कारण सत्ता में रहते हैं, उन्हें हम लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। यानी लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक इन लोगों द्वारा शासन का चुनाव कि जो सरकार का निर्माण होगा उसमें जनता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी जनता का निर्णय अंतिम होगा और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था को संभालेंगे, जैसा कि भारत के अंदर है ना। भारत में क्या है? लोकतंत्र है। शासन व्यवस्था में जनता की मुख्य भूमिका होती है। अंतिम शक्ति किसके पास है? देश की जनता के पास। वो चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है और वही सरकार देश में शासन व्यवस्था, कानून, लोक कल्याण, जनहितकारी योजनाओं का निर्माण करती है। तो पहला जो विशेषता थी हमारी, लोगों द्वारा शासन का चुनाव। तो देखिए, ये लोगों द्वारा जो शासन का चुनाव, पहली विशेषता है कि चुनाव ही प्राप्त नहीं होते। यानी दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें वास्तव में लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा, यानी समझना होगा। कई देशों में चुनाव होते हैं और जनप्रतिनिधियों की सभाएं भी होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय किसी सेना या वंशानुगत राजा के पास होता है। ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कर सकते, क्योंकि कई देश ऐसे हैं कि चुनाव के माध्यम से तानाशाही शासन स्थापित कर लेते हैं। ये सवाल उठता है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुन सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्षण रेखाएं में बंद कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? अब हम दूसरी विशेषता के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी लोकतांत्रिक चुनाव में हमें हर चीज का ध्यान होना, केवल चुनाव करवाना और जनप्रतिनिधियों को चुन लेना, उसके बाद कई देश क्या करते हैं? तानाशाही शासक बन जाते हैं। तो ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। तो अब हम आगे दूसरी जो हमारी विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी विशेषता? दूसरी विशेषता है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है, हम जानते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प उपलब्ध हो, यानी एक से अधिक पार्टियां हो जिनकी नीतियों में अंतर हो। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्प के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी पर उतार दें। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो होती है वो लोकतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि लोगों के पास शासक की जीत और हार के समान अंतर हो। इन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में लोगों की भूमिका बिना किसी पक्षपात के होनी चाहिए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, उनको अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर लाना चाहिए या शासन पर बिठाना चाहिए, और अच्छे जो नहीं है उनको शासन से हटाना चाहिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित हो, ताकि लोगों को अंदर अच्छे शासन व्यवस्था की स्थापना लोग कर सके। तो ये निष्पक्ष चुनाव। अब मान लीजिए कि किसी भी देश में किसी पार्टी का ऐसा प्रभाव है कि वह दशकों से हर चुनाव जीतती जाती है, तो क्या आप मानेंगे वहां लोकतंत्र मजबूत है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो देखिए कि वहां की शासन व्यवस्था लोगों के हित में होनी चाहिए। अगर देखिए कि लोगों के हित में है, वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से वो सरकार चुनी जा रही है, बार बार जनता अगर उसे चुन रही है, तो मानो कि लोकतंत्र वहां मजबूत है। अगर वहां एक तानाशाही शासक है, चुनाव नहीं करवा रहा, अगर चुनाव करवा रहा तो चुनाव में धांधली हो रही है, बार बार अपनी पार्टी के पक्ष में कर रहा है, तो हम कह सकेंगे कि वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के कौन से अधिकार आवश्यक मानते हैं? यानी बच्चों देखिए कि आप अपने आधार पर सूची बनाइए। नागरिकों के अधिकार जैसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सभी को रोजगार के अच्छे अवसर मिलने चाहिए, बिना जाति, बिना धर्म, बिना भेदभाव के सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए,
बंधुआ मजदूरी समाप्त होनी चाहिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये सारे विचार क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए, नागरिकों के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब आता है बच्चों सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। अब देखिए तीसरा, यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। तो देखिए लोकतंत्र में देश के प्रत्येक वैश्विक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने मत देने का क्या है, अधिकार है। स्वयं के मत का मूल्य प्रत्येक वैश्विक नागरिकों के लिए एक समान है। राज्य का दायित्व है कि वो स्वतंत्र पूर्वक मत देने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, ताकि वो भयमुक्त होकर मतदान प्रणाली में अपनी जन भागीदारी निभाए। ये प्रक्रिया बिना धर्म, बिना लिंग, बिना जाति के आधार पर होनी चाहिए। वह सामाजिक भेदभाव से परे स्वतंत्रता पूर्वक नागरिकों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, यानी वैश्विक मताधिकार, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान प्रणाली। अब देखिए कि वैश्विक मताधिकार यानी कोई भी 18 वर्ष का स्त्री पुरुष, 18 वर्ष का कोई भी भारत का जो नागरिक 18 वर्ष का स्त्री पुरुष, उसको मत देने का, वोट देने का पूर्णतः अधिकार है। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्या है, संबंधित है, तो उसको पूर्णतः मत देने का। तो बच्चों चौथा पॉइंट हमारा देखिए शासन की जवाबदेही। तो सबसे मुख्य भूमिका यह है कि चुने हुए लोगों की एक सभा होगी जिसमें के समक्ष शासन के पदाधिकारियों, यानी जिसके अंदर सरकार, उसके मंत्री सभी शामिल होते हैं, वो अपने काम का ब्यौरा देना, उसकी स्वीकृति लेनी होती है। और दूसरा, हर नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह शासन के काम के बारे में सूचना प्राप्त कर सके, और शासन बाध्य होता है उस जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए। तीसरा, निश्चित समय के बाद फिर चुनाव होंगे, जब मंत्रियों को फिर से जनादेश के लोगों के सामने आना होगा, तो लोग उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और संतुष्ट न होने पर उन्हें चुनाव में नकार सकते हैं। तो लोग, इसलिए समस्त लोकतंत्र में विधायिका, चर्चा, नागरिकों की सूचना का अधिकार, निश्चित समाधि में चुनाव होना आवश्यक है। तो देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन की एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। जैसे हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र के अंदर है, चाहे राज्य की सरकार है, अगर सरकार अच्छा काम करती है, मंत्री अच्छा काम करते हैं, तो दोबारा जब चुनाव होंगे तो जनादेश उनके पक्ष में आएगा। अगर उन्होंने काम नहीं किया, जनता की इच्छा के अनुसार शासन नहीं किया, तो जनता उन्हें क्या करती है, नकार देती है। तो शासन के प्रति भी क्या होती है, एक जवाबदेही होती है। ये भी एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर वो जवाबदेही अच्छी है, लोगों के जनहित के अपेक्षा के अनुरूप है, तो शासन के अंदर वो मंत्री, वो सरकार दोबारा आ सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो जनता उनको सत्ता से हटा सकती है। उसके बाद है सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी। देखिए सामान्यतः लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव से लगाया जाता है, लेकिन लोकतंत्र तभी वास्तविक हो सकता है जब आम लोग नीतियों के बनने में तथा उनके क्रियान्वयन में भागीदारी रहे। इसलिए ये कि जनता जो है हर महत्वपूर्ण नीति और कानून व्यापक सार्वजनिक बहस और सलाह मशवरे के बाद बने, जिसमें आम लोग स्वतंत्र मंचों के माध्यम से अपनी राय व जरूरतों को व्यक्त कर पाए और उन सबका सामंजस्य बनाते हुए कानून बने। भारत में लोकपाल विधेयक के संदर्भ में इस तरह की जन भागीदारी कुछ हद तक देखने को मिली है। तो देखिए सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी तभी है जब वो नीति और कानून के प्रति क्या रहे, सजग रहे। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कानून अच्छा है, नहीं है। तो लोकतंत्र में केवल चुनाव ही नहीं होता, यानी जो कानून बनाए जाते हैं उन पे सलाह मशवरा होना चाहिए। लोगों की इच्छा क्या है, जन सहमति क्या है, क्या ऐसा कानून तो नहीं है जो लोगों के लिए आने वाले समय में समस्या उत्पन्न कर सके, उन्हें नुकसान हो सके। तो इस प्रकार ऐसी चीजों में लोगों को स्वतंत्र मंचों के माध्यम से अपनी राय देनी चाहिए। जैसे भारत में लोकपाल विधेयक की बात करें, तो लोकपाल विधेयक के अंदर क्या है, लोकपाल में जन इच्छा की कुछ हद तक शामिल किया गया है। अगला छठा पॉइंट देखिए, छठा है नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता का महत्व। तो देखिए शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत तो इतना ही प्राप्त नहीं है कि नागरिक लोकप्रिय नेता भी लोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह बन सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है। तो उतना ही नहीं,
कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पे भी नजर डालनी चाहिए कि चुनाव से पहले क्या होते हैं, सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता पूर्णतः होनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। यानी कानून की नजर में यानी सभी को क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जिसका सभी लोग पालन करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए क्या है, न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसके आदेशों का सभी पालन। तो देखिए उसके बाद देखिए सरकारें जो है लोगों की स्वतंत्रता तथा जानकारी के अधिकारों पर पाबंदी लगा सकती है। कई देशों में शासकीय निर्णय गुप्त रूप से लिए जाते हैं। सरकार उन पर सार्वजनिक चर्चा व बहस पर रोक लगा सकती है। पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर सेंसरशिप लगाकर विचारों के खुले आदान प्रदान पर रोक लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, लोगों से स्वतंत्र संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सोवियत संघ के अंदर हालांकि सबको मताधिकार प्राप्त था, लेकिन निश्चित समय अवधि में चुनाव भी होते थे, लेकिन स्वतंत्र पत्रिका सूचना संगठन के अधिकार नहीं थे, जिसके कारण वहां शासन करने वाली पार्टियों के विकल्प में कोई अन्य पार्टी उभर नहीं सकी। तो इस प्रकार ये क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ ऐसी खामियां भी हैं। लोकतंत्र जरूर है, लेकिन वहां पर अधिकार क्या कर लिए जाते हैं, सीमित कर लिए जाते हैं। तो ये नागरिकों के अधिकार, राष्ट्रवाद के घटक भी हमने पढ़ा। उसके बाद लोकतंत्र के शासन व्यवस्था कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद। लगा के बाहर जाते हैं।